आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। न्यूक्लियर टॉक्स के बाद ईरानी फौज की बड़ी चेतावनी, कहा दुश्मन जान ले कि ईरान का हाथ ट्रिगर पर है। ईद उल अजहा से पहले यूपी के मुस्लिमों में उठी बड़ी मांग, मुस्लिम बिरादरी ने सीएम योगी को सौंपा मेमोरेंडम। मेराज खान ने नेशनल शॉटगन ट्रायल में पहला मुकाम किया हासिल, दूसरे शॉटगन कौमी ट्रायल में रकम की तारीख। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास नहीं रहेंगे मुसलमान, दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। मौलाना शहाबुद्दीन का आतंकवाद को लेकर बयान, कहा इस्लाम को आतंकवाद से ना जोड़े। 150 साल की हो गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 7 तलबा से शुरू हुए, अब 110 मुल्कों में है इसके तलबा। वक्फ एक्ट पर बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, वक्फ के नाम पर कौम को गुमराह कर रहे मुस्लिम। पीएम मोदी का बयान बना सियासत का मैदान, आपने कहा सौदागर, बीजेपी ने कहा शर्मनाक। चीन की गोद में जा बैठा बांग्लादेश, भारत ने 180 करोड़ डिफेंस सौदा किया रद्द। कोरोना वायरस का कहर फिर हुआ शुरू, दिल्ली, हरियाणा, केरल और कर्नाटक में आए नए मामले। शाही ईदगाह मुतनाज़ा ढांचे पर फैसला महफूज, 4 जुलाई को आएगा आखिरी फैसला। जयपुर में वक्फ 2025 के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज, बड़ी तादाद में ख्वातीन ने लिया हिस्सा। नहीं रहे बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव, सन ऑफ सरदार फिल्म से मिली थी पॉपुलैरिटी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर 5वें राउंड की बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिका को साफ तौर पर चेता दिया कि यूरेनियम खनन ना होने का मतलब ये होगा कि कोई डील नहीं होगी। न्यूक्लियर डील को लेकर अपनी शर्तों पर अड़े ट्रंप को 5वें राउंड की बातचीत के बाद ईरानी आर्मी ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तस्दीक की कि दुश्मन की तरफ से कोई भी गलती हुई तो फिर वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हमें रोकने की कोशिश की गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कि सोच से परे होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के साथ अमेरिका की मुसलसल बातचीत जारी है। ट्रंप ईरान के बढ़ते दबदबे से घबराया हुआ है और उसे डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो मिडिल ईस्ट से ईरान को दबाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने जैसे दूसरे अरब ममालिक को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, वो चाहता है कि ईरान भी उसी के नक्शे कदम पर चले। ईरान वाज़ेह कर चुका है कि अपने मुल्क के फायदे के लिए ईरान यूरेनियम खनन नहीं रोकेगा। इसी को लेकर ईरान अमेरिका के बीच 5वें राउंड की बातचीत हुई। मीटिंग के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, वॉशिंगटन के साथ न्यूक्लियर टॉक्स मुश्किल है और इस पर और बातचीत की जरूरत है। हमने अपनी पोजीशन साफ की है और अमेरिकी फरीक को अब उनकी बेहतर समझ है। बातचीत से पहले अरागची ने इस बात पर जोर दिया कि यूरेनियम खनन न होने का मतलब ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं है। ईरान के इतने वाज़ेह रुख का सीधा मतलब ये है कि ईरान भी डील करना चाहता है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ताउन भी करने को तैयार है। लेकिन अगर अमेरिका टेढ़ी चाल चलेगा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आड़े आएगा तो ईरान डील के अलावा दूसरे तरीकों से भी जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ईरानी फौज ने अपने दुश्मनों को बड़ी चेतावनी जारी की है। न्यूक्लियर टॉक्स के 5वें राउंड की बातचीत के बाद ऐसी उम्मीदें जाहिर हो रही हैं कि खित्ते में एक बड़ी जंग वजूद में आ सकती है। ईरान और अमेरिका दोनों की आपस में ठनी हुई है और दोनों ही पीछे हटने को राजी नहीं है। अमेरिका इजराइल से जंग के खतरे को देखते हुए ईरान जंग की तैयारियां कर रहा है। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान के आर्म्ड फोर्सेज ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी न छोड़ने की कसम खाई है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तस्दीक की है कि ईरान दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, दुश्मन की गलती पर हम ट्रिगर दबाकर ऐसा जवाब देंगे जो न किसी ने देखा होगा न किसी ने सोचा होगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बयान में वेस्ट एशिया में अमेरिकी कार्रवाई की तुलना वियतनाम और अफगानिस्तान में की गई, पिछली गलतियों से की गई और वार्निंग दी गई कि ईरान अमेरिका इजराइल पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ईरान के रद्द-ए-अमल से न सिर्फ वहम में जी रहे अमेरिकी इजरायली हमलावरों को गहरा अफसोस होगा, बल्कि इसकी ताकत का स्ट्रैटेजिक संतुलन भी सही सिमत में बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी न्यूक्लियर टॉक्स में ईरान की बेबाक मिजाजी ये बता रही है कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान इजराइल अमेरिका को नाको चने चबवा देगा। ये भी मुमकिन है कि दुनिया जल्द ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 देख ले।
उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हालिया कुछ माह में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बड़े लेवल पर मस्जिद, मदरसों, दरगाह और ईदगाह पर कार्रवाई की है, जिनमें से कई इस्लामी जगहों को मिस्मार कर दिया गया है, जबकि कई को सील कर दिया गया है। इसी को लेकर आज तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ सोसाइटी ने सीएम योगी के नाम पर मेमोरेंडम सौंपा। उत्तर प्रदेश में एनडीए की अगुवाई वाली योगी हुकूमत ने हालिया कुछ दिनों बड़े लेवल पर मस्जिद, मदरसों, ईदगाह और मज़ारों पर कार्रवाई की है। इनमें से मस्जिद, मदरसों को मिस्मार कर दिया गया तो कईयों को सील कर दिया गया। इसी को लेकर कल जुम्मे की नमाज के बाद तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा। मोहम्मद तौहीद नज़मी की कदायत में मुस्लिम बिरादरी के नुमाइंदे ने बाजार खाला थाने के इंस्पेक्टर को मेमोरेंडम देते हुए सूबे की मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों पर रही सील और डिमोलिशन की कार्रवाई पर फौरी रोक लगाने की मांग की। इस मेमोरेंडम में सीएम योगी आदित्यनाथ से खिताब करते हुए कहा गया कि सीलिंग की वजह से इबादत में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेमोरेंडम में नेपाल बॉर्डर से सटे जिले श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बलरामपुर जिलों में सील की गई मजहबी इमारतों, जिनमें मस्जिद, मदरसे और मजार शामिल हैं, उनको खोलने की अपील की गई है। बिरादरी का कहना है कि अगले महीने 7 जून को ईद उल अज़हा का त्यौहार है। इस दौरान हजारों मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई की वजह से उन्हें इबादत में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर सील मस्जिदों, ईदगाहों और मदरसों को फिर से खोला जाए तो बिरादरी को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भारत नेपाल सरहद से लगे जिलों में इलीगल मदरसों, मस्जिदों, मजार और ईदगाहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में 350 से ज्यादा इस्लामी मकामों को सील कर दिया गया या फिर मिस्मार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महराज अहमद ने राजधानी दिल्ली में मुनाकिद कौमी शॉटगन ट्रायल शूटिंग में अपनी काबिलियत साबित करते हुए पहला मुकाम हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारत के पहले स्कीट शूटर महराज अहमद खान ने एक बार फिर दूसरे शॉटगन कौमी ट्रायल में पहला मुकाम हासिल किया है। महराज ने इस ट्रायल शॉटगन शूटिंग में पेरिस के ओलंपियन अनंतजीत सिंह को पीछे छोड़ते हुए 55 स्कोर किया और पहले मुकाम को हासिल किया। ओलंपियन महराज अहमद खान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जुम्मे को यहाँ एनसीआर के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में मुनक्किद दूसरे शॉटगन कौमी निशानेबाजी ट्रायल में पेरिस के ओलंपियन अनंतजीत सिंह ने 54 स्कोर हासिल किया था। वहीं महराज अहमद ने 55 स्कोर हासिल किया है। साथ ही गनीमत है कि एक शॉट के फर्क से जीत हासिल की और माहेश्वरी चौहान के 52 के मुकाबले 53 का स्कोर किया। अंगद वीर सिंह बाजवा और परिनाज धालीवाल बातरबीब मर्द और ख्वातीन कैटेगरी में तीसरे मकाम पर रहे। इससे पहले क्वालिफिकेशन के आखिरी 2 राउंड में भवतेग सिंह गिल ने 22 और 24 का स्कोर किया और जुमेरात के अपने 73 के स्कोर में इजाफा करते हुए पहले मकाम पर क्वालिफाई किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला इंतजामिया ने बेगमबाग इलाके में मुस्लिम बिरादरी के घरों पर बुलडोजर चलाया। मुस्लिम बिरादरी के लोग अब इस कार्रवाई के बाद से दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में अथॉरिटी का कहना है कि ये गैरकानूनी कब्जे में थे, जिसे हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। वहीं मुस्लिम बिरादरी के लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं और इन घरों के टूटने से उनका आसरा छिन गया है। इंतजामिया के मुताबिक जहाँ कार्रवाई हुई है वो इलाका महाकाल मंदिर के पास मौजूद है। हालात को देखते हुए यहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल हालात ठीक नहीं है। कार्रवाई को रोकने के लिए अकलियती बिरादरी के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हालात को संभालने के लिए शहर काजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अफसरों से बातचीत की और लोगों को समझाया कि ये कार्रवाई कोर्ट के हुक्म के तहत की जा रही है। इसके बाद लोग वहां से हट गए और इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर करीब 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जुमे की नमाज के दौरान इस्लाम को दहशतगर्दी से ना जोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक बीमारी है और इसका खात्मा जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जुम्मे को अंगूरी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ाई। तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ना चाहिए। इस्लाम अमन का मजहब है। दहशतगर्दी एक बीमारी है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। सुन्नी मुसलमान पूरे भारत में दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इसकी हिकमत अमली बनाकर जल्द अहम ऐलान करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, आतंकवाद के खिलाफ हुकूमत हिंद के जरिए छेड़ी गई मुहिम का हम खुलकर साथ देते हैं। कुरान में कहा गया है कि एक बेगुनाह अफराद का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। पैगंबर इस्लाम ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। दहशतगर्दी इस्लाम के नाम पर कलंक है।
पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि भारत में ज्यादातर मुसलमानों के जरिए अपनाई जाने वाली सुन्नी सूफी आइडियोलॉजी में दहशतगर्दी के लिए कोई मकाम नहीं है। मौलाना ने मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी पर रोशनी डालते हुए कहा कि जिन्होंने एक आज़ाद देश के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दूसरे मजहब हम मनसबों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। नौजवानों से अपील करता हूं कि देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले इन स्वतंत्रता सेनानियों से सीख ले। मौलाना ने कहा कि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई ने बेगुनाह नागरिकों की मौत का बदला लिया है। भारतीय मुसलमान इस ताल्लुक में उनके मुस्तकबिल की कोशिशों में पूरे दिल से उनका साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वाक़ मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी आज 150 साल मुकम्मल हो गए हैं। एएमयू का क़याम 1875 में सर सैयद अहमद खान के जरिए किया गया था। ये मदरसातुल उलूम की शक्ल में शुरू हुआ था और बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। एएमयू ने तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा किया है और इसके कई तलबा देश विदेश में आला ओहदे पर रहे हैं। मौजूदा वक्त में ये एक अहम इदारा है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में तालीम अता करता है। एएमयू ने देश को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तक दिए हैं। आज दुनिया के 110 मुल्कों में इसके तलबा फैले हुए हैं। 7 तलबा से शुरू किए गए इस मदरसे के पहले तलबा हमीद उल्लाह खान हैदराबाद के चीफ जस्टिस बने। 3 साल बाद 74 एकड़ फौजी छावनी की जमीन पर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया। 1 दिसंबर 1920 में यही कॉलेज एएमयू बना। एएमयू में मौजूद वक्त में 112 डिपार्टमेंट्स, 2000 से ज्यादा टीचर्स और 7000 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तिबिया कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज समेत कई इदारे ऐसे हैं जो देश विदेश में एएमयू का नाम रोशन कर रहे हैं। मल्लापुरम केरल, मुर्शिदाबाद बंगाल और किशनगंज बिहार तक इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। मदरसे में 7 तलब को साथ लेकर देखा गया ख्वाब अब बड़े बरगद के पेड़ जैसा रूप ले चुका है। एएमयू बिरादरी के लिए 24 मई बेहद खास है। इसी दिन 1875 में सर सैयद ने उस इदारे की नींव रखी जो आज देश विदेश में तालीम का परचम लहरा रहा है। ये इदारा ऐसे वक्त में खोला जब मुस्लिम में तालीम का लेवल बहुत ही खराब था। यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने कहा कि मौलवी नुमा मुस्लिम रहनुमा कहे जाने वाले कुछ लीडर पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि यही लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जों में लेकर बैठे हैं। वक्फ अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि बंदों के नाम पर दान की हुई चीज है। यूपी बीजेपी के लीडर साबिक वजीर मोहसिन रजा ने वक्फ तरमीमी कानून के हक में दलील दी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, अल्लाह ने इसको लेकर कोई हुक्म नहीं दिया और ना ही इसके बारे में कोई पैगाम दिया है। मोहसिन रजा ने आगे कहा कि मौलवीनुमा मुस्लिम रहनुमा कहे जाने वाले कुछ लीडर पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि यही लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जों में लेकर बैठे हैं। वक्फ अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि बंदों के नाम पर दान दी गई चीज है। वहीं वक्फ को अल्लाह की दी हुई चीज बताने पर मोहसिन रजा ने कहा कि पता नहीं लोग कैसे अपनी तरफ से इतनी बातें बना रहे हैं जबकि ये सच नहीं है। हद तो तब हो गई जब इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जा रहे हैं और वहां दलीलें दे रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि ये लोग वक्फ को अल्लाह की देन बताकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी से किसी गरीब का वेलफेयर नहीं होने देना चाहते। इससे पहले मोहसिन रजा ने अपोजिशन दलों और मुस्लिम रहनुमाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जिनके पास वक्फ की बेइंतहा जायदाद है, अब इनसे उसका जवाब मांगा जाएगा, इसीलिए ये परेशान है। मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाले एक मुसलमान को लेकर ये कहलवा दे कि वक्फ की जायदाद से मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचा है, कोई फायदा नहीं मिला है, उन्हें महरूम रखा गया है। गौरतलब है कि वक्फ कानून के किए गए तरमीम के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी है। वहीं इसको लेकर मरकजी हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है बल्कि सिर्फ एक दान का अमल है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सेक्युलर कामकाज करते हैं जबकि मंदिर पूरी तरह मजहबी इदारा होते हैं और उनका मैनेजमेंट मुस्लिम शख्स भी संभाल सकता है। हालिया दिनों उत्तराखंड हुकूमत ने सूबे के सभी मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाए जाने का ऐलान किया है। धामी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए अब राजस्थान ने भी फौज की बहादुरी के किस्सों को शामिल करने का मंसूबा बनाया है। इसको लेकर मदरसा बोर्ड के सदर ने बड़ा ऐलान भी किया है। उत्तराखंड हुकूमत ने हालिया दिनों सूबे के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके बाद बिहार के मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
इन दो सूबों के बाद अब राजस्थान के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी के किस्से को पढ़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदर एमडी चौबदार जुम्मे को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में सर्किट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए एमडी चौबदार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को राजस्थान के मदरसों में भी पढ़ाया जाए। एमडी चौबदार ने इसमें खास तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी के किरदार पर फोकस करने पर जोर दिया। मदरसा बोर्ड के सदर एमडी चौबदार ने कहा कि राजस्थान में लगभग 37 मदरसे हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा तलबा पढ़ाई करते हैं। मदरसों में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सभी एक मीटिंग कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मालूमात देंगे। एमडी चौबदार ने कहा कि मदरसा सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर में खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी के किरदार पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाली हजारों बच्चियां कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में पढ़कर मोटिवेट होंगी और देश का नाम करेंगी। इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी ताकत मिलेगी। आपके सीनियर लीडर और राज्यसभा पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह ने कहा कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके घरों में अभी मातम है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर बनकर इंतखाबी रैलियों में मशगूल हैं। बीजेपी ने इसे हर भारतीय को शर्मसार करने वाला बयान बताया। आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सियासी प्रोपेगेंडा करने और शहीदों की कुर्बानी पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। आपके सीनियर लीडर और राज्यसभा पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह ने कहा कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके घरों में अभी मातम है और वजीर आजम मोदी सिंदूर के सौदागर बनकर इंतखाबी रैलियों में मशगूल हैं। संजय सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दहशतगर्द अभी पकड़े नहीं गए हैं और मुल्क की सलामती को लेकर खदशात अभी बरकरार है। बावजूद इसके पीएम मोदी रेलवे टिकटों पर अपनी तस्वीरें छपवाकर इंतखाबी मुहिम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक फिल्म सौदागर आई थी, अब मोदी ने सिंदूर का सौदागर नाम की फिल्म रिलीज की है, जिसमें हीरो, विलेन और कॉमेडियन भी वही हैं। आप लीडर ने वजीर आजम के इस तबसरे पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके शरीर में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। संजय सिंह ने इसे शहीदों की तौहीन बताते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक है। जिस वक्त मुल्क सोग में डूबा हुआ है, उस वक्त पीएम इंतखाबी रैलियों में चुलबुली बातें और हंसी मजाक कर रहे हैं। संजय सिंह ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब फौज पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार थी, तब मोदी हुकूमत ने अमेरिका के सदर ट्रंप के दबाव में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने तिजारत बंद करने की धमकी देकर भारत पाक जंग को रुकवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसकी कोई तरदीद नहीं दी। आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सिंदूर का सौदागर कह रहे और ऑपरेशन सिंदूर का मुआजना एक फिल्म से करने पर भाजपा सूबे के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये बयान हर भारतीय को शर्मसार करने वाला है और इससे अपोजिशन की पाकिस्तान परस्ती जाहिर होती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह का यह बयान ठीक उसी तरह है जैसे 2016 में अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर मुल्क की फौज और सरकार पर सवाल उठाए थे। ये अफसोस का मकाम है कि जब मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ रहा है, तब ओपोजिशन ऐसे बयान देकर सिर्फ मुल्क का मोराल तोड़ रहा है। उन्होंने संजय सिंह, शिवसेना के संजय राउत और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लीडरान की जबान पाकिस्तान के जनरल मुनीर की टीम लिख रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता साल दस्तखत किए गए थे। एक अहम समझौते को बांग्लादेश हुकूमत ने रद्द कर दिया। बांग्लादेश के लिए 800 टन वजनी जदीद समुद्री टग बोट बनाने के लिए कोलकाता वाक़े गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ एग्रीमेंट की कीमत $21 मिलियन थी। जुलाई 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेवी के जनरल डिफेंस और जीआरएससी के हुक्काम के बीच एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। ये सौदा भारत के जरिए बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। एग्रीमेंट के मुताबिक इसे 24 महीने के अंदर तैयार करके डिलीवर किया जाना था। इस समझौते के साथ ही भारतीय नेवी के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ही बांग्लादेश का दौरा किया था, जिसका मकसद डिफेंस एग्रीमेंट को मजबूत करना था। हालांकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की उस वक्त की पीएम शेख हसीना के ओहदा छोड़ने के बाद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात खराब हो गए। नई सरकार के इख्तिदार में आने के बाद से दो तरफा मंसूबों और ताउन साजिशों का शिकार हो गए हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के साथ फौजी ताउन को मजबूत किया था, खासकर चीन के बढ़ते स्ट्रेटेजिक असर को देखते हुए। लेकिन अब इस फैसले से रिश्तों को धचकों की शक्ल में देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने कुछ साल पहले चीन से अपनी पहली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खरीदी थी, जो भारत के लिए तशवीश का बाइस रहा है। इस साल की शुरुआत में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम पड़ोसी मानते हैं और उनके बीच किसी भी तरह की दुश्मनी किसी भी फरीक के हक में नहीं है। अब खास तौर पर टगबोट सौदे से रद्द होने को दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में कड़वाहट के इशारे मिल रहे हैं।
मुल्क के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमतें तशवीश का इजहार कर रही है और शहरियों को मोहतात करने की सलाह दे रही है। बीच राजधानी दिल्ली में हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने और कोविड से निपटने के लिए पूरे तैयार रहने का हुक्म जारी किया है। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 सालों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई सूबों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली हुकूमत के महकमाए सेहत की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरी में सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की दस्तयाबी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वजीर सेहत पंकज सिंह ने कहा कि अब तक कोविड-19 के 23 मामले सामने आए थे और हुकूमत इस बात की तस्दीक कर रही है कि मरीज दिल्ली के रहने वाले थे। वजीर सेहत ने कहा कि ये पॉजिटिव मामले प्राइवेट लैब से सामने आए हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के फ्लू ए अलामात आम इन्फ्लुएंजा जैसी है। वहीं दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत पंकज सिंह ने कहा कि आज हमने दिल्ली के सभी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग की है, जिसमें अस्पतालों को कोविड से लड़ने के लिए सभी तैयारियां करने के लिए हुक्म दिए गए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अहम सुनवाई हुई। हिंदू बिरादरी की तरफ से शाही ईदगाह को मुतनाज़ा ढांचा बताए जाने की मांग को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर सभी फरीक की बहस पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद मुतनाज़ा ढांचे के ऐलान की मांग वाली याचिका पर फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले में हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि मस्जिद फरीक के पास कोई भी सही दस्तावेज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी मस्जिद प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं है। हिंदू फरीक के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि शाही ईदगाह वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं है। एक समझौते के आधार पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को शाही ईदगाह को दे दी गई। उन्होंने दलील की है कि जिस जगह को शाही ईदगाह को दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण का मुकद्दस हरम है। तमाम मजहबी लेखों और इतिहास के कई किताबों में भी उस जगह को हिंदू मजहब की बताई गई है। शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा ऐलान किए जाने की मांग का मुस्लिम फरीक ने कड़ा मुखालिफत किया है। मुस्लिम फरीक ने कहा कि अगर मुतनाज़ा ढांचा ऐलान कर देंगे तो हम वहां नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इस पर हिंदू फरीक ने कहा कि वहां तो नमाज 1992 के बाद पढ़ी जाने लगी है, उससे पहले वहां नमाज नहीं होती। अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। हिंदू फरीक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मामला लंबा ना खिंचे और फैसला जल्द से जल्द हो। वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 के मुख्तलिफ में मुल्क भर में मुस्लिम तंजीम का एहतजाजी प्रोटेस्ट जारी है, जबकि इस मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब जयपुर में भी इस एहतजाज की गूंज देखने को मिल रही है। 22 मई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद मुल्क भर के अलग अलग हिस्सों में बिल के खिलाफ मुखालिफ प्रोटेस्ट चल रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इस कानून के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। जयपुर के शहीद स्मारक पार्क में मुनक्किद इस प्रोटेस्ट में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी तादाद में ख्वातीन भी थी। सभी ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वक्फ कानून में किए जा रहे तरमीम को वापस लेने की मांग की। प्रोटेस्ट के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वक्फ तरमीमी बदलाव न केवल मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और मजहबी आज़ादी के हकों की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो बिल के खिलाफ एहतजाज और तेज किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार मुकुल देव का इंतकाल हो गया है। 54 साल की उम्र में अदाकार ने आखिरी सांस ली। वो सन ऑफ सरदार समेत कई बड़ी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीत चुके हैं। बीती रात को एक्टर ने आखिरी सांस ली। एक्टर मुकुल देव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनके इंतकाल की वजह अब तक सामने नहीं आई है। मुकुल देव हिंदी, पंजाबी, साउथ फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन जगत में भी एक्टिव थे। कहा जा रहा है कि मुकुल देव का इंतकाल बीते रात को हुआ था। शनिचर की सुबह उनके दोस्त और जानकार को जब तक पता चला कि अदाकार इस दुनिया में नहीं रहे तो लोग उनके घर पहुंचने लगे। मुकुल देव ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। फिल्म सन ऑफ सरदार में उन्होंने टोनी सिंह सिंधु का किरदार निभाया था। इस रोल में उन्हें खास पहचान मिली। उन्होंने यमला पगला दीवाना, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए हैं। एक्टर विंदु दारा सिंह ने उनके इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकुल को खिराजे अकीदत देते हुए उनके साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में बिंदु ने लिखा, आपकी रूह को सुकून मिले मेरे भाई मुकुल देव, आपके साथ बिताया गया वक्त हमेशा संजो कर रखा जाएगा। सन ऑफ सरदार 2 में आपका आखिरी गाना होगा जिसमें आप नाजरीन के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्हें हंसी से लोटपोट कर देंगे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।